नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा, भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे बैठक। विधायक दल के नेता का किया जाएगा चयन। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार, सियासी अनिश्चितता के बीच बहुमत जुटाने में जुटी टीवीके। विजय ने फिर की राज्यपाल से मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो का दौरा, सूरीनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर के उल्लंघन का लगाया आरोप। अमेरिकी सेना ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमले के जवाब में की गई कार्रवाई। रूस और यूक्रेन के बीच 2 दिन का युद्ध विराम लागू। विक्ट्री डे समारोह के लिए रूस ने की थी घोषणा। सीज फायर उल्लंघन पर रूस ने उचित जवाब देने की कही बात। और तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिलाओं का कमाल, 10 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर फाइनल में बनाया स्थान। स्वर्ण पदक के मुकाबले में चीन से होगा सामना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वह भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को राज्य में शपथ ग्रहण समारोह होना है। अमित शाह आरएसएस के नेताओं के साथ भी अहम बैठक करेंगे। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में भाजपा को मिली शानदार सफलता के बाद ये दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह आज दोपहर विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। बैठक में विधायक दल की भूमिका, सरकार के कामकाज और मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी चर्चा होने की संभावना है। और इसके बाद भी कई बैठकें होंगी जिनमें पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक समीकरणों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अमित शाह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल आर.एन. रवि ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया। यह आदेश कल 7 मई 2026 से प्रभावी हो गया है। कोलकाता गैजेट द्वारा प्रकाशित असाधारण अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उप खंड बी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया है और यह अधिसूचना संसदीय कार्य विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी की गई है। विधानसभा भंग होने का यह औपचारिक आदेश नई सरकार के गठन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था और अब राज्यपाल के इस आदेश के बाद अब पुरानी विधानसभा के भंग होने के साथ ही नई निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद से राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। राज्य पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है, जो हत्या के पीछे की साजिश और हमलावरों की धरपकड़ के लिए निरंतर छापेमारी कर रही है। और इसी सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी
विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, क्योंकि उनकी कार के नंबर का दुरुपयोग किया गया था। हालांकि 3 घंटे की सघन पूछताछ और जांच में सहयोग के आश्वासन के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाया जा सके। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और विजय सरकार गठन प्रयासों में जुटी हुई है। हालांकि राज्यपाल ने उनसे पहले सदन में पर्याप्त समर्थन दिखाने को कहा है और इस बीच देर रात एआईएडीएमके और डीएमके के बीच संभावित समझौते की खबरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। चर्चा है कि पलानीस्वामी के नेतृत्व में एआईएडीएमके सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, जबकि डीएमके बाहर से समर्थन दे सकती है। हालांकि एमके स्टालिन की डीएमके ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। राजनीतिक अनिश्चितता के बीच स्टालिन ने अपने विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में ही रहने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि डीएमके संभावित फ्लोर टेस्ट और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर करीबी नजर बनाए हुए है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंतरराज्यीय अवैध गोला बारूद तस्करी मामले में कुख्यात तस्कर परवेज आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये नेटवर्क बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैला हुआ था। एनआईए ने पटना स्थित विशेष अदालत में परवेज आलम के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है और इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 8 आरोपी फरवरी में चार्जशीट होने के बाद से न्यायिक हिरासत में है। परवेज आलम के खिलाफ वर्ष 2013 से कई हथियार तस्करी के मामले दर्ज हैं। ये मामला पिछले साल जुलाई में बिहार पुलिस ने दर्ज किया था, जब भारी मात्रा में अवैध गोला बारूद बरामद हुआ था। अगस्त 2025 में जांच अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने खुलासा किया कि ये गिरोह 3 स्तरों पर काम कर रहा था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा पर है। विदेश मंत्री ने सूरीनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष माइकल अश्विन अधिन से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत सूरीनाम सहयोग और संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने सूरीनाम को विकास यात्रा में सहयोग का आश्वासन दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सूरीनाम की विकास क्षमता को पहचानता है और उसकी प्रगति यात्रा में एक भरोसेमंद सहयात्री एवं भागीदार बना रहेगा। भारत और सूरीनाम व्यापार, पर्यटन, डिजिटल क्षमताओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। युद्ध विराम के बाद भी दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव देखने को मिला। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश कर रहे 2 जहाजों को निशाना बनाया और ईरानी क्षेत्र में हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से और चाबहार बंदरगाह के दक्षिण में मौजूद अमेरिकी सैन्य जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं से हमला किया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने किसी भी नुकसान से इनकार किया है। रूस की ओर से घोषित 3 दिवसीय अस्थायी युद्ध विराम आज से लागू हो गया है और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में जीत के जश्न के लिए किया गया ये सीज फायर रूस की अजीब और अनुचित सोच को दर्शाता है। युद्ध विराम का फैसला नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की वर्षगांठ के मौके पर लिया गया है।
और खेल की खबरों में भारत का तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में शानदार प्रदर्शन रहा है। महिला रिकर्व टीम ने रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में स्थान बना लिया है। महिला टीम की सदस्यों दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोद ने सेमीफाइनल में कोरिया को 5-1 से मात दी। अब उसका सामना स्वर्ण पदक के मुकाबले में रविवार को चीन से होगा। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को अनुमति दें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।